फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। देखो ये कैसे होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोएल्केन हेलोएरीन। देखो हेलोएल्केन मैंने क्या बताया हुआ है। हेलो मतलब हेलोजन मतलब एक्स। एक्स क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और एल्केन मतलब हमारा आर ग्रुप। हेलोएरीन में हेलो मतलब एक्स, एरीन मतलब बेंजीन रिंग, ए आर भी लिख देते हैं, ठीक है। हेलोएल्केन हेलोएल्केन की हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या आती है? इसकी फिजिकल स्टेट, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में या फिर गैसेस फॉर्म में। तो ध्यान दो कि चारों ऑर्गेनिक चैप्टर्स में, चाहे अल्कोहल हो, चाहे फिनोल हो, हेलोएल्केन हो, हेलोएरीन हो, जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे CH3, अब एक कार्बन है, C2H5 दो कार्बन है, CH3 ये भी एक कार्बन वाला हो गया, ये भी एक कार्बन वाला हो गया। तो जो छोटे मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली क्या मिलेंगे तुम्हें? कलरलेस गैसेस मिलेंगे। और जैसे यहाँ पे कार्बन बढ़ते जाएंगे, हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे Cl का मास बढ़ता जाएगा, तो वो मॉलिक्यूल्स क्या बन जाते हैं? लिक्विड्स में और किस में? सॉलिड्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। देखो ध्यान से, हेलोएल्केन द लोअर मेंबर्स लाइक CH3, C2H5Cl, CH3Br, CH3F, ये तो क्या होते हैं? कलरलेस गैसेस एट रूम टेम्परेचर। एंड द अदर हेलोएल्केन कहाँ तक? C18 तक, फिर लिक्विड हो जाएंगे एंड देन हायर आर सॉलिड्स, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। सेकंड क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट सिंपल तरीके से लर्न करना है, सभी चैप्टर्स में ये यूज़ होगा, ठीक है। देखो बॉइलिंग पॉइंट किस किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर मान लो ए और बी एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है, अगर इन दोनों के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रोंग है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रोंग है, तो इस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा? ज़्यादा देना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इस मॉलिक्यूल का? ए बी मॉलिक्यूल के बीच बॉन्डिंग स्ट्रोंग होने की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हाई। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा स्ट्रोंग होगी, फोर्स को तोड़ने के लिए टेम्परेचर उतना ज़्यादा देना पड़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट उस मॉलिक्यूल का उतना ज़्यादा, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट देखो, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल का मास जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है, ठीक है। मास जितना ज़्यादा बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। थर्ड पॉइंट देखो, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पे। किस पे? सरफेस एरिया पे। अब ये एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी रीड कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, और सरफेस एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग चेन या फिर साइड चेन। मतलब मॉलिक्यूल में साइड चेन बढ़ेंगी, सरफेस एरिया कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से रिपीट करते हैं तीनों पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मास जितना ज़्यादा बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं सरफेस एरिया पे, और सरफेस एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? साइड चेन के। मतलब साइड चेन बढ़ेंगी, सरफेस एरिया कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। क्लियर? अब देखो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखो, CH3I, CH3Br, CH3Cl, CH3F। अब यहाँ पे देखो CH3, 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 ये तो सेम है। फ़र्क क्या है? यहाँ I है, यहाँ Br है, यहाँ Cl है और यहाँ F है, ठीक है। और हमें पता है पहले फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है, और टॉप टू बॉटम इसका मास ज़्यादा होता है और इसका मास कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो CH3, CH3, CH3 एंड CH3 ये तो सेम है, बट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, आयोडीन का मास ज़्यादा। अब आयोडीन वाले का मास ज़्यादा और जिसका मास ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, ठीक है। तो CH3I हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू लार्ज मास ऑफ आयोडीन। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। सेकंड समझो देखो, CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl, C4H9Cl। अब यहाँ Cl तो सेम है, फ़र्क क्या है? यहाँ CH3, यहाँ C2H5, यहाँ C3H7, यहाँ C4H9। अब देखो CH3, C2H5, C3H7, कार्बन बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे?
कार्बन बढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, तो नॉर्मल CF मॉलिक्यूल का मास भी क्या होगा, बढ़ेगा, और मास ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। तो C4H9Cl का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे C4H9 का मास ज़्यादा होगा। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, 1 2 3 4 और Br। मैंने 4 कार्बन लिए, स्टेट चैन में जोड़ दिया और साथ में Br है। इसका नाम क्या आ जाएगा? ये कॉमन नेम है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और यहाँ मैंने क्या लिया हुआ है? 1 2 3 4, 4 कार्बन ले लिए, लेकिन 4th कार्बन कहाँ जोड़ दिया? ऊपर साइड चैन में, और यहाँ Br है। इधर क्या ले लिया मैंने? 4 कार्बन, 1 2 3 4, चारों कार्बन ले रखे हैं Br, मतलब कार्बन सेम है, ब्रोमीन सेम है। ठीक है, देखो फ़र्क क्या है। यहाँ स्टेट चैन दिख रही है 4 कार्बन की, यहाँ स्टेट चैन दिख गई, और ये की एक क्या दिख रही है? साइड चैन। यहाँ चेक करो, ये स्टेट चैन 3 कार्बन की, CH3 भी साइड चैन, Br भी साइड चैन, तो यहाँ साइड चैन ज़्यादा होगी। साइड चैन क्या करती है? सरफेस एरिया को कम कर देंगी और बॉइलिंग पॉइंट को भी कम कर देंगी। तो इस वाले मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट देखो सबसे कम, सबसे ज़्यादा इसका। क्लियर? ये बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चंस थे जो पेपर में पूछे जाते हैं। आगे देखो, सॉल्युबिलिटी कहीं पे भी आ जाए, चाहे ऑर्गेनिक में आए चाहे किसी और चैप्टर में आए, ध्यान देना है कि कोई भी कंपाउंड वाटर में तभी सॉल्युबल होगा जब वो वाटर के साथ H बॉन्डिंग बनाएगा। तो सॉल्युबिलिटी किसी भी कंपाउंड की वाटर में डिपेंड करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो, हेलो एल्केन बना दिया RX, यहाँ वाटर बना दिया, यहाँ H है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो H बॉन्डिंग किस किस के बीच होती है? H और फोन के बीच में। फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अगर एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन हो, दूसरे में FON में से कोई एक एलिमेंट हो, तो इन दोनों के बीच कौन सी बॉन्डिंग आएगी? H बॉन्डिंग। यहाँ H तो है, बट यहाँ X हो सकता है फ्लोरीन, जरूरी नहीं है कि हमेशा फ्लोरीन हो। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, बट बहुत रेयर चांसेस है। ठीक है, इसलिए हैलो एल्केन वाटर में क्या होता है? कम सॉल्युबल, लगभग इनसॉल्युबल। हैलो एल्केन इज इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है डेंसिटी। देखो, डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मास बाय वॉल्यूम। जिसका मास ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा। अब चेक कर लो, RF, RBr, RCl, RF, इसमें क्या होता है? RI। डिफरेंस क्या है? R तो सेम है चारों में, या आयोडीन है, या ब्रोमीन है, या Cl है, या F है। तो आयोडीन का मास ज़्यादा तो डेंसिटी ज़्यादा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। देखो ये ध्यान से समझना, ये समझने वाली चीज़ है। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, CX बॉन्ड का नेचर कैसा होता है? CX बॉन्ड मतलब जैसे हमारा R और X है, RX, यहाँ R कुछ भी हो सकता है, मान लो CH3 है, तो यहाँ CX बॉन्ड आया नहीं आया? तो इस CX बॉन्ड का नेचर कैसा है? अब X हमें पता है हैलोजन है, हैलोजन इलेक्ट्रॉन को लेने की पावर रखता है, मतलब हैलोजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा मतलब नेगेटिव चार्ज ले लेगा, कार्बन क्या ले लेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो CX बॉन्ड में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, X पे नेगेटिव चार्ज, अब दोनों पे चार्ज सेपरेशन हो गया। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा बन गया? पोलर मॉलिक्यूल। जो भी पोलर मॉलिक्यूल हो उसकी कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होती है। अब ये डाइपोल मूवमेंट किसके इक्वल आती है? Q इंटू में D। Q मतलब चार्ज, D मतलब डिस्टेंस मतलब बॉन्ड लेंथ, मतलब कार्बन और X के बीच का डिस्टेंस, उसे D कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब देखो चेक करो, अगर X पे कोई चार्ज ना आए, कार्बन पे कोई चार्ज ना आए, चार्ज ही नहीं है, चार्ज की वैल्यू 0, तो डाइपोल मूवमेंट भी क्या होगी? मॉलिक्यूल की 0। तो डाइपोल मूवमेंट डिपेंड करती है चार्ज एटम पे कितनी ईजिली आ रहा है और कितना ज़्यादा आ रहा है। अब देखो चेक करते हैं डाइपोल मूवमेंट किस किस की। CCl बॉन्ड, CF बॉन्ड, CBr बॉन्ड, CI बॉन्ड, मतलब यहाँ X की जगह Cl हो, X की जगह Br हो, X की जगह F हो, X की जगह I हो, तो किसकी डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होगी? अब ये बताओ मेरे को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों में से इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा कौन लेता है? फ्लोरीन है जो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा लेगा। ठीक है, क्यों लेता है? क्योंकि देखो इसका साइज होता है स्मॉल, और यहाँ आओगे तो साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता जाता है। मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस कम होगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले लेगा। यहाँ तो साइज क्या हो गया? फुल ज़्यादा बड़ा, तो यहाँ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस बढ़ गया, अट्रैक्शन होगा ही नहीं, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ही नहीं, मतलब आयोडीन तो इलेक्ट्रॉन को लेगा ही नहीं।
ठीक है, मतलब यहाँ देखो C और I के बीच वाला बॉन्ड, क्या आयोडीन इलेक्ट्रॉन को लेने की पावर रखता है? क्या ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन आयोडीन लेगा? नहीं लेगा। तो यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज आसानी से आएगा? नहीं आएगा। जब चार्ज आसानी से नहीं आ रहा तो इसकी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि डाइपोल मोमेंट तो चार्ज पे डिपेंड करती है। सेम एज इट इज इन तीनों में से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन का साइज बड़ा, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या ये भी लेगा? जैसे आयोडीन नहीं ले रहा ऐसे ब्रोमीन भी नहीं लेगा। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट इजीली नहीं होगा, तो इसकी डाइपोल मोमेंट भी कम। ठीक है, अब देखो इस अकॉर्डिंग तो ऐसे होना चाहिए, ध्यान दो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन क्लोरीन टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, फ्लोरीन का साइज छोटा और क्लोरीन का साइज बड़ा। अब बताओ दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन को आसानी से लेगा? यहाँ मान लो एक इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, ये डिस्टेंस तुम्हें कम दिख रहा है, ये डिस्टेंस तुम्हें ज़्यादा दिख रहा है। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? आसानी से ले लेगा, बट क्लोरीन तो नहीं लेगा, साइज बड़ा हो गया, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, तो होना तो ऐसे चाहिए कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले लेगा, इस केस में चार्ज आसानी से आ जाएगा। जब चार्ज आसानी से आ जाएगा तो इसकी डाइपोल मूवमेंट क्या होनी चाहिए? ज़्यादा। तो ज़्यादा होनी चाहिए बट कम क्यों होगी? ज़्यादा होनी चाहिए बट कम क्यों होगी? देखो एक्सेप्शन है तो क्वेश्चन अराइज होता है। अब देखो CCl बॉन्ड और CF बॉन्ड, लगभग क्लोरीन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में खास फर्क नहीं होता, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन को लेने की पावर बराबर बराबर रखते हैं अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ पे इन दोनों में कौन सा फैक्टर अराइज होता है? यहाँ पे कौन सा फैक्टर काम करेगा? CCl और CF। अब देखो डाइपोल मोमेंट सिर्फ चार्ज पे तो डिपेंड करता नहीं, बॉन्ड लेंथ पे भी तो डिपेंड करता है। CF वाला जो बॉन्ड होता है और CCl वाला जो बॉन्ड होता है, इस केस में CCl वाले केस में बॉन्ड लेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है, इसीलिए इसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होती है। तो पेपर में यही पूछ लेंगे CCl, CF, CBr, CI, इनको अरेंज करके लिख दो डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ बताना, देखो मैं छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ। एक एटम है, दूसरा एटम है, दोनों का साइज स्मॉल स्मॉल, इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ इसके न्यूक्लियस ये रहा और इसके न्यूक्लियस का सेंटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिख गया, इसे कहते हैं बॉन्ड लेंथ D। अब इसका देखो मैंने साइज बड़ा बना दिया, साइज बड़ा दिख गया, तो साइज बड़ा दिख गया तो ये देखो बीच वाला डिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा, मतलब D की वैल्यू भी बढ़ेगी। क्या समझा रहे हैं हम यहाँ पे अब? कि साइज छोटा तो बीच का डिस्टेंस कम, साइज बड़ा तो डिस्टेंस भी ज़्यादा, मतलब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। अब देखो कुल मिला के यहाँ पे क्वेश्चन आ जाओ, बॉन्ड लेंथ CI, CBr, CCl, CF, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों में से बताओ किसका साइज छोटा होता है? फ्लोरीन का साइज छोटा। अब साइज छोटा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम। तो CF वाली बॉन्ड लेंथ कम होती है और जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में एक एटम ये रहा A, दूसरा एटम ये रहा B, दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, मतलब दोनों बिल्कुल पास पास है तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा। जिसकी बॉन्ड लेंथ कम मतलब एटम के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? ज़्यादा। तो CF वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, देन CCl बॉन्ड, देन CBr बॉन्ड, देन CI बॉन्ड। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होती है? CF वाले की। ठीक है, अब CF वाला बॉन्ड तो आसानी से टूटेगा ही नहीं, तो कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटेगा? CI वाला। अब ये बॉन्ड आसानी से टूट रहा है इसलिए CI क्या होगा? ज़्यादा रिएक्टिव, और CF क्या हो जाएगा? कम रिएक्टिव। ठीक है, आए समझ में? इतना पढ़ लेना, कोई डाउट हो पूछ लेना।